नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आज बेसिकली हम आपके साथ उस महान शख्सियत के बारे में वार्ता करना चाहते हैं जिसको शब्दों में समेटना अपने आप में बहुत बड़ी दुर्बोधता है, बहुत बड़ी दुर्गम्यता है। जिस प्रकार हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का महत्व है, उसी प्रकार आज 2 अक्टूबर का भी बहुत पावन महत्व है। और यह भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज आपको विजयदशमी का पावन पर्व भी देखने के लिए मिल रहा है। बुराई के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक है हमारे ये त्यौहार विजयदशमी, जिसे आप विजय के उत्सव के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करना और विजयदशमी को चर्चित करना, अर्थात दोनों ही सत्य के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल आज एक और महान शख्सियत और महान विभूति का जन्म है, जिनका नाम हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में भी हमको देखने के लिए मिलता है। फिलहाल आज हम आपसे बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हमें देखने के लिए मिलता है। इनके पिताजी पोरबंदर रियासत के दीवान भी रहे, राजकोट रियासत के दीवान भी रहे। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी पुतलीबाई के रूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं। दोनों ही बहुत ही धार्मिकता से ओतप्रोत व्यक्तित्व से हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसी कारण महात्मा गांधी के बाल्यकाल से ही अगर हम देखें तो धार्मिकता का एक बहुत बड़ा स्रोत घर से ही बेसिकली देखने के लिए हमको मिल जाता है। गीता, उपनिषद, रामचरितमानस, जितने भी आपको पाठ्य पुस्तकें देखने के लिए मिलती हैं, बचपन से ही उसकी आंतरिक प्रेरणा के रूप में पहले से ही इन्होंने इन सारी गंभीरताओं को कंठस्थ किया था। उन धार्मिक महत्व की चीजों को ऑलरेडी इन्होंने अपने घर के वातावरण से प्राप्त किया था। 13 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी का विवाह भी हो जाता है। तदुपरांत 1888 महात्मा गांधी ब्रिटेन की तरफ भी जाते हैं और वहां पर जाके अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई को पूरा करते हैं। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात महात्मा गांधी भारत की तरफ आते हैं और राजकोट में और उसके पश्चात बंबई हाई कोर्ट में भी बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वहां पर भी महात्मा गांधी को कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, इसीलिए इन्हें मिसफिट के नाम से भी उस समय हम जान रहे थे। फिलहाल महात्मा गांधी के बारे में आपसे संक्षिप्तता में चर्चा करेंगे। इनके जीवन, संघर्ष और साथ ही इनकी सीख। वैसे तीनों को अलग करना अपने आप में बहुत ही कठिनता है, लेकिन इनको समग्रता में आप समझेंगे तो आप गांधी जी के उन मूलभूत विचारों को आत्मसात कर पाएंगे जिसे आज भी प्रासंगिकता के रूप में आप देखते हैं। कैसे प्रासंगिकता, वो अभी आपके साथ थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी। महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व के ऊपर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव आपको सिर्फ भारतीयता के ज्ञान का ही देखने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि ये एक ऐसी महान शख्सियत है जिसके बारे में एक अमेरिकी पत्रकार, जिसको आप लुई फिशर के नाम से भी जानते हैं, उसने भी अपने ग्रंथ में इस कोट के माध्यम से वर्णित किया है। लुई फिशर ने भी कहा है, मैं लेनिन से मिला, मैं चर्चिल से मिला, रूजवेल्ट से मिला, स्टालिन से मिला, एटली से मिला, आइंस्टाइन से मिला, अनेक प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से मैं मिला, लेकिन मैंने गांधी से अधिक असाधारण व्यक्तित्व का इंसान कभी नहीं देखा। उनमें महान आकर्षण था, उनमें केवल प्रभाव ही नहीं अपितु अधिकार भी था, और अधिकार शक्ति से कम होते हुए भी उससे वे कहीं ज्यादा बेहतर हुआ करते थे। तो लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार उनके बारे में लिखते हैं। आइंस्टाइन ने भी आप जानते हैं कि इनके बारे में लिखा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी इस प्रकार से कभी यकीन भी कर पाएंगे कि कोई हाड़ मांस का पुतला भी इस धरती पर हुआ करता था। आज भी विदेश के जितने भी डेलीगेट्स आते हैं, विदेश के जितने भी बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व्यक्तित्व के भारत में अगर विजिट करते हैं तो सर्वप्रथम वो राजघाट में ही जाते हैं।
चाहे G20 के मंच को आप देखते हो या फिर सार्क के प्रतिनिधि अगर भारत में आते हैं तो सर्वप्रथम राजघाट ही जाते हैं और राजघाट जाकर के महात्मा गांधी के को नमन करना अपने आप में उनकी प्रासंगिकता को आज भी आपके सामने वर्णित करता है। यह सिर्फ महात्मा गांधी का व्यक्तित्व नहीं है। जब राजघाट पर आकर के कोई विदेशी प्रतिनिधित्व खड़ा होता है तो इसमें भारत का महिमा मंडन होता है। भारत एक विश्व गुरु के नेतृत्व की भूमिका में आने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया, भारत ने विश्व को अहिंसा दी, भारत ने विश्व को गांधी दिया, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं दिया। तो भारत की ऐसी महान विभूति, तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करेंगे। ये एक ऐसी महान विभूति है जो केवल और केवल भारतीय दर्शन शास्त्र से ही प्रेरित नहीं है, बल्कि इसने तो अपने जीवन में हर प्रकार से ज्ञान को आत्मसात करने का लगातार प्रयास किया है। इसीलिए आपसे भी कहा जाता है हर ज्ञान को आत्मसात करना आपके और आपके व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बनाता है। महात्मा गांधी के जीवन में भी अगर देखें तो सबसे बड़ा प्रभाव इन तीन व्यक्तित्वों का भी हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको नाम देखने के लिए मिला है लियो टॉल्स्टॉय का, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। टॉल्स्टॉय जो कि सत्य के सबसे बड़े अन्वेषक थे और इसी पुस्तक से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने हमेशा सत्य को प्रमोट किया। भारतीय दर्शन शास्त्र का तो उनके ऊपर प्रभाव है ही है, लेकिन इस किताब का भी बहुत बड़ा प्रभाव है क्योंकि टॉल्स्टॉय ने भी एक बहुत बड़े सत्य के अन्वेषक रहे। इसी से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने मानवीय बुद्धि से ऊपर मानवीय चरित्र को हमेशा पराकाष्ठा दी है और आज भी IQ से ऊपर EQ को आपको प्रधानता दी जाती है। इसी कारण पेपर 4 आपका जो एथिक्स का होता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के चैप्टर को भी शामिल किया गया है। भले ही आपका IQ जितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी आपको फिर सफल नहीं होने देगा और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके चरित्र के व्यक्तित्व में ज्यादा निखरता है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी वो समाज में अपने नाम को नहीं कमा सकता है। एक मीडियोकर लेवल का होते हुए भी वो समाज में इतने बड़े नाम को कमा सकता है कि शायद वो ज्ञानी के रूप में स्थापित हो जाए। महात्मा गांधी जी भी औसत दर्जे के ही छात्र हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आज राष्ट्रपिता के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपसे बात करूंगा कि महात्मा गांधी से पहले के जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होते हुए आपको दिखाई देते हैं, सभी में एक बहुत बड़ी कमी थी और वो कमी थी कि जनता के मनोभावों को नहीं समझ पा रहे थे, जनता की शक्ति का वो यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सर्वप्रथम महात्मा गांधी जैसा ही एक व्यक्तित्व आता है, वो जनशक्ति के ऊपर सबसे बड़ा यकीन करते हैं और वास्तव में जो हम भारत के लोगों की बात की जाती है वो महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रस्फुटित होते हुए आपको दिखाई देती है। दूसरा एक प्रमुख व्यक्तित्व आपको देखने के लिए मिलता है अनटू दिस लास्ट, मतलब अंत्योदय। अंत्योदय आज भी आप जानते हैं, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट आज भी आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में आपको देखने के लिए मिले या प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में आपको देखने के लिए मिले या हमारे संविधान में आप नीति निदेशक तत्वों के रूप में इसे देखते हैं। हर में आपको अंत्योदय का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है क्योंकि अंत्योदय से ही सर्वोदय की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है, समाज में इक्वालिटी को लाया जा सकता है, समाज में समानता को पोषित किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी आपको जॉन रस्किन से भी प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस हेनरी डेविड थॉरो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। महात्मा गांधी व्यक्ति से ऊपर, मतलब व्यक्ति के कल्याण में समाज के कल्याण को बेसिकली देखा करते थे। अर्थात कहना चाहूंगा समाज के कल्याण में व्यक्ति के कल्याण को भी देखा करते थे, अर्थात सामूहिकता उनके विचारों में बेसिकली हमको देखने के लिए मिलती है। मानवीय कर्म और मानवीय श्रम दोनों की प्रधानता महात्मा गांधी के जीवन में सर्वोत्तम के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। कर्म से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए और यह सीख इनको सिविल डिसओबीडियंस
डेविड थॉरो से भी मिलती है। महात्मा गांधी की नजर में चाहे वकील की बात करें चाहे फिर नाई की बात करें, दोनों का ही समान मूल्य है, क्योंकि दोनों ही समान रूप से श्रम करते हैं, आजीविका को समान रूप से वो कमाते हैं। इसी को आप ह्यूमन डिग्निटी के रूप में देखते हैं, जो आज भी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित होते हुए आपको दिखाई देती है। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री को पास करते हैं, भारत में भले ही अनसक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन 1893 में बेसिकली दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के क्रम में वो अफ्रीका की तरफ जाते हैं। अफ्रीका में जब प्रिटोरिया की तरफ वो यात्रा करते हैं, डरबन से प्रिटोरिया, तो प्रथम दर्जे की टिकट होते हुए भी महात्मा गांधी को उससे उतार दिया जाता है और यहीं से गांधी का महात्मा बनने का क्रम स्टार्ट हो जाता है। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते हैं, तो पुनः उस मूल्य को हमारे अंदर जागृत कर देते हैं जो गांधी जी के साथ वहां पर हुआ था। और इसमें किसी गांधी का यश नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का यश नहीं है, ये भारत का यश बोलता है, जो आज भी हमको जब प्रधानमंत्री जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते हैं तो उसमें वर्णित होता हुआ हमें दिखाई देता है। साउथ अफ्रीका में पहुंचते हैं और साउथ अफ्रीका में जाकर के उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं जो वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही थी, या यहां के भारतीयों को बेसिकली वहां पर झेलनी पड़ रही थी। अंग्रेजों का वहां पर भी शासन था। जिस प्रकार भारत कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की, वैसे ही अफ्रीका भी भारत कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की। वहां के नागरिकों के साथ भी बहुत ज्यादा भेदभाव किए जाते थे। इवन भारतीयों के साथ वहां पर बहुत सारे भेदभाव हुआ करते थे। इन भेदभावों का बेसिकली महात्मा गांधी ने समुचित प्रतिरोध किया। और कहने की बात नहीं है कि यह प्रतिरोध अहिंसक और सत्याग्रह के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा, पशु का धर्म है हिंसा करना, पशु का धर्म है हिंसा करना, मानव का धर्म है अहिंसक होना। नॉर्मल परिस्थितियों में अहिंसक होना। और महात्मा गांधी के कर्मों में हमको यह बात सुसंगत रूप से दिखाई देती है, सुसंगत रूप से दिखाई देती है। चाहे फिर अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करना हो, या उन कानूनों का विरोध करना हो जो एक प्रकार के भेदभावों को वहां पर दिखाया करते थे, महात्मा गांधी ने उसका समुचित विरोध किया। इसके लिए उन्होंने वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र को भी निकाला, टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी वहां पर स्थापना की। अंग्रेजी सरकार का एक कानून जो कि यह कहता था यदि ईसाइयों के द्वारा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो फिर आपके जो भी संतानें हैं उनको वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। प्रॉपर विरोध किया गया महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वहां के जन जत्थों के द्वारा, और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां की बेसिकली इस कानून को भी वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार और भी कानून थे, जैसे पोल टैक्स भी हुआ करता था, उसको भी बेसिकली महात्मा गांधी ने विरोध किया। और ये सारे जितने भी विरोध किए गए हैं ये सब अहिंसक और सत्याग्रह के आधार पर ही किए गए हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने आपके ऊपर जो हमेशा शासन किया है वो किया कि भारतीय असभ्य है, भारतीय बर्बर है, और अंग्रेजी शासन जो है वो एक सभ्य है, और हम यहां पर बेसिकली आपके ऊपर रूल कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि भारतीयों को सभ्य बनाया जा सके। और महात्मा गांधी ने इस सभ्यता और असभ्यता के पैमाने को ही बदल करके रख दिया कि जब वो अहिंसक प्रतिरोध करते हैं, अहिंसा के द्वारा प्रतिरोध करते हैं, और जब अंग्रेजी कानून लाठियां चलाता है तो सभ्य और असभ्य की ये दृष्टिकोण ही बदल जाता है, जिसमें अंग्रेज आपको असभ्य के रूप में देखने के लिए मिलते हैं और एक अहिंसक भारतीय आपको सभ्य के रूप में देखने के लिए मिलता है। अर्थात जो साइकोलॉजिकल इक्वालिटी है, जो एक मानसिक समानता का लेवल है, वो महात्मा गांधी के आंदोलनों में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसका उन्होंने प्रॉपर प्री प्ले किया। कहां पर? आपके अफ्रीका में। इस बीच भारत में भी उनका आगमन हुआ। 1901 में वो भारत में भी आते हैं, पुनः फिर 1902 में वो डरबन की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। फाइनली 9 जनवरी 1915 को भारत में महात्मा गांधी वापसी करते हैं।
वापसी करते हैं और आकर के यहां पर द हिंदू पत्रकार, द हिंदू और कलकत्ता का एक जर्नल था, दैट इज पाइनियर, स्टेट्समैन, माफी चाहेंगे, स्टेट्समैन, उसको अपना साक्षात्कार भी देते हैं कि किस प्रकार उनकी जर्नी वहां पर देखने के लिए उनको मिलती है। पुनः यहां पर आते हैं 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं, कहते हैं जाइए और जाकर के पूरे भारत का भ्रमण कीजिए 1 वर्ष तक। और 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करने के पश्चात महात्मा गांधी को यह ज्ञात हुआ कि असली भारत तो गांवों में रहता है और जितने मूवमेंट भारत में हैं वो क्यों अनसक्सेसफुल हैं, इसलिए क्योंकि उसमें जन जागृति नहीं है, उसमें जनता का सहयोग नहीं है। इसी कारण महात्मा गांधी ने किसी बड़े आंदोलन को स्टार्ट करने से ही पहले मना कर दिया। तदुपरांत छोटे छोटे आंदोलनों के रूप में हमें उनकी भूमिका देखने के लिए मिलती है, जैसे चंपारण का मूवमेंट होता है, जैसे फिर अहमदाबाद का मूवमेंट होता है, फिर खेड़ा का मूवमेंट होता है। इन तीनों में हमें अहिंसा, सत्याग्रह, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं। अहिंसा अर्थात हम किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करेंगे। देखिए, अहिंसा और सत्याग्रह, ये जो नई फिलॉसफी आपको देखने को मिल रही है, वो भारत के लिए अभी सर्वथा नवीन थी, जिसे महात्मा गांधी ने भारत में लागू करने का प्रयास किया था। और आप भी जानते हैं, जनता का मूवमेंट तभी आपके साथ होगा जब आप अहिंसक विरोध करते हैं, क्योंकि अहिंसा में वृद्ध भी आता है, अहिंसा में बच्चा भी पार्टिसिपेट करता है, अहिंसक मूवमेंट में महिला का भी पार्टिसिपेशन होता है, अहिंसा में ही पुरुषों का भी होता है। मतलब पूरे समाज की अभिव्यक्ति अहिंसक आंदोलनों में ही होती है। और ऐसे मूवमेंट को क्रश करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए कभी भी आसान नहीं होता है। आज भी अगर हम अपनी सरकार के सामने या कोई भी आंदोलन करते हैं तो हमेशा अहिंसक आंदोलन की तरफ जाते हैं, और अहिंसक आंदोलन को सरकार भी कभी दबाती नहीं है, बल्कि वो आपको मौका देती है, आपको आपकी जो ग्रीवांसेस होती हैं, आपकी जो शिकायतें होती हैं, वो तक आपकी सुनी जाती हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, लगातार हम आपसे, जो आपने गलत काम किया है उसके लिए हम आपसे आग्रह करते रहेंगे। यदि आप नहीं मानते हैं उस चीज को तो कोई बात नहीं, हम विनम्रता पूर्वक आपके दिए गए आदेश को मना भी कर देंगे। सत्याग्रह की मूल थीम है ये। सत्याग्रह, सत्याग्रही, कोई भी सत्याग्रही जो है वो कभी भी अपने विरोधी से द्वेष नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता है। अगर वो ईर्ष्या और द्वेष रखता है अपने विरोधी से तो कभी सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता, क्योंकि सत्याग्रह का मूल ही है हृदय को परिवर्तित कर देना आपके। जो आज हम मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसे पिक्चरों में भी देखने के लिए हमको मिलता है। बाइबल की ही सीख से महात्मा गांधी प्रेरित हुए कि यदि कोई आपके एक गाल पे चाटा मारता है तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। तो ये बाइबल की सीख से ही महात्मा गांधी प्रेरित हुए थे। इसके पश्चात चंपारण, अहमदाबाद और इसके अलावा आपके खेड़ा में छोटे छोटे मूवमेंट से महात्मा गांधी वो चुनौतियों को झेल करके आए। इन चुनौतियों से महात्मा गांधी ने वो तत्व निकाले, वो लाभ भी प्राप्त किए जो जनता को अभी तक प्राप्त नहीं हो रहे थे। जैसे चंपारण में देखेंगे तो चंपारण में निलहे किसानों का मुद्दा था, अहमदाबाद में प्लेग बोनस का मुद्दा था। तो यहां पर भी महात्मा गांधी वो आपके लिए रिलैक्सेशन लेकर के आ जाते हैं जो अभी तक आपको नहीं दिया जाता था। अर्थात महात्मा गांधी के आंदोलन ऐसे आंदोलन के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं जहां आपके लिए कुछ ना कुछ महात्मा गांधी लेकर के जरूर आते हैं, कभी खाली हाथ वो नहीं आते भारत। और जैसे ही ये तीनों मूवमेंट सफल होते हुए हमें दिखाई देते हैं, उसके पश्चात रॉलेट सत्याग्रह आता है, जो कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून देखने के लिए हमको मिलता है। और ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून है, इसका विरोध करना तो हर भारतीय का नैतिक कर्तव्य है। क्यों? गलत का विरोध करना नैतिक कर्तव्य है इंसान का। याद रखिएगा, यदि आप एक एक्टिव सिटीजन हैं और आपके सामने कुछ गलत होता है और अगर आप उसका विरोध नहीं करते हैं तो याद रखिएगा फिर आप अपने नागरिक कर्तव्य की मूल भावना से विपरीत जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी कुछ गलत होता है तो हमेशा उसका विरोध करना एक नागरिक कर्तव्य की ही भावना को दिखाता है। यहां से भी हमें महात्मा गांधी से एक सीख मिलती है। इसके पश्चात असहयोग आंदोलन को हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन, 22 पुलिस वालों को चौरी चौरा के इंसिडेंट में मार दिया जाता है। वहीं से
असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं, क्योंकि जब जब हिंसा का पैमाना बढ़ता है तब तक महात्मा गांधी उसका कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। विरोध होता है, महात्मा गांधी न केवल असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं बल्कि असहयोग आंदोलन में जो हिंसा की गई उसका भी वो विरोध करते हैं। अर्थात कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यदि आपने हिंसा की है तो उसके दंड के भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिए। महात्मा गांधी ने ऐसी हिंसा का हमेशा समर्थन किया है जिसके दंड को भुगतने के लिए आप तैयार रहें। महात्मा गांधी ने ऐसी हिंसा को हमेशा कायर कहा है जो हिंसा करने के पश्चात भाग जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने उसको भी फोकस किया है। असहयोग आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। जस्टिस ब्रूमफील्ड की अदालत में महात्मा गांधी प्रेजेंट होते हैं और कहते हैं जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है उतनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। यह देख करके जस्टिस ब्रूमफील्ड भी हैरान रह जाता है। 6 साल की सजा दी जाती है लेकिन 2 साल के पश्चात ही उनको रिलीज कर दिया जाता है। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा माइक थोड़ा सा ऑफ हो गया था तो माफी चाहेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि खासकर 6 साल के लिए महात्मा गांधी को सजा दी जाती है, लेकिन 6 साल के इसी भीतर में 2 वर्षों के भीतर ही महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया जाता है। वो असहयोग आंदोलन जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, वो असहयोग आंदोलन के पश्चात कुछ सांप्रदायिक दंगों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और जैसे ही ये सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट होते हैं, महात्मा गांधी खुद मोहम्मद अली के घर से 21 दिनों का उपवास रखते हैं, ताकि दिखाना चाहते थे कि सांप्रदायिकता हमेशा से हमारे लिए विश्वमन के रूप में काम करती है और समन्वयता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए महात्मा गांधी के जितने मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, यदि हम सविनावज्ञ आंदोलन की इसके पश्चात बात करें तो नमक को मुद्दा बनाया गया था। ऐसे मुद्दों को महात्मा गांधी उठाना पसंद करते थे जिसमें सांप्रदायिकता का बिल्कुल भी पुट देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। जबकि महात्मा गांधी की राजनीति से पहले नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को अंग्रेजों ने खोजा, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन ही बेसिकली डिवाइड एंड रूल के आधार पर कर रहे थे। इसीलिए नमक को मुद्दा बनाया। नमक सभी को प्रभावित करता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। इसी प्रकार पूरा यूरोप जब मार्क्सवाद के कहर से गूंज रहा था, जब मार्क्सवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो और पूंजीपतियों को हटा दो, 1917 की रशियन क्रांति के रूप में हमें यह चीज देखने के लिए मिलती है। तब महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व आकर के सामने खड़ा होता है जो जमींदारों और किसानों को और पूंजीपतियों और मजदूरों को एक ही घाट पर पानी पिलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो यह था महात्मा गांधी का एक चरम व्यक्तित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी हम पहुंचते हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकेंड
वर्ल्ड वॉर के समय में महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व है जो अंग्रेजों की मुसीबत का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाना चाहता और नाजिज्म और फासिज्म के विरोध में अंग्रेजों का साथ भी देना चाहता है। लेकिन एक गुलाम भारत किस प्रकार से सहयोग तुम्हारा दे जब नाजिज्म अगर साम्राज्यवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है तो ब्रिटेन तुमने भी साम्राज्यवादी गतिविधियों को ही बढ़ाया है। तो नाजिज्म और ब्रिटेन की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखा महात्मा गांधी ने और कहा कि पहले सर्वप्रथम हमें आजाद करो, उसके बाद फिर हम इन नाजियों के खिलाफ आपको भी सहयोग देंगे। जब जापान की गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी, एक तरफ तो नाजिज्म और फासिज्म का ब्रिटेन में फर्क नहीं किया, दूसरा अंग्रेजों की मुसीबत का फायदा भी नहीं उठाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी उस समय चाहते थे कि भारत में एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी का नेतृत्व इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पहले लड़ लेने दो, उसके बाद फिर हम इनसे निपटेंगे आकर के। भारत छोड़ो आंदोलन भी जापानी इन्वेजन, जापानी अटैक से सुरक्षित करने के लिए बेसिकली चलाया गया था। करो मरो का आंदोलन इसीलिए बेसिकली किया गया क्योंकि ब्रिटेन किस प्रकार से भारतीयों को और वहां के जो स्थानीय निवासी थे, सिंगापुर, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बड़ा होल्ड करता था कौन? ब्रिटेन। तो इनको जिस प्रकार से वो छोड़ छोड़ करके भाग रहा था, तो महात्मा गांधी ने आत्मिक शक्ति के बल पर ब्रिटिशर्स का विरोध करना उचित समझा और क्विट इंडिया मूवमेंट को भी बेसिकली लॉन्च किया। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर भी बुराई की सबसे बड़ा विरोध करते हैं और भारत में एक समन्वयता को प्रमोट करना उनका सबसे बड़ा काम हमको देखने के लिए मिलता है सेकंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान। उसके पश्चात जब अंग्रेजों के द्वारा कम्युनल अवार्ड को जारी किया जाता है और भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसे आप डिप्रेस क्लास के रूप में जानते हैं, उसको अलग करने की हिंदुज्म धर्म से कोशिश की जाती है, तब महात्मा गांधी के द्वारा बेसिकली पूना अकॉर्ड किया जाता है महात्मा अंबेडकर के साथ। और वो डिप्रेस क्लास जिसको वास्तव में समाज में कोई बहुत बड़ा दर्जा नहीं मिला, उसी डिप्रेस क्लास को महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन का नाम दिया जाता है। जो हरि का प्रिय है, दैट इज हरिजन। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में आदर्शवाद हमको झलकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन महात्मा अंबेडकर के व्यक्तित्व में आपको व्यवहारवादी राजनीति देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर मैं धर्म की बात करूं तो महात्मा गांधी के लिए धर्म सबसे अनमोल है, सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कहना था, मैं वायु के बगैर रह सकता हूं, खाने के बगैर रह सकता हूं, पानी के बगैर रह सकता हूं, मुझे कोई जितनी भी यातना देना चाहे वो दे दे, लेकिन मैं धर्म के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूं। महात्मा गांधी वर्णाश्रम धर्म के भी बहुत बड़े समर्थक हमको देखने के लिए मिलते हैं। वो वर्णाश्रम धर्म जो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसी अलावा महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की भी बात करें तो महात्मा गांधी बड़े बड़े औद्योगिकरण के बजाय छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की शक्ति पर बेसिकली विश्वास करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और आज भी आपको एमएसएमई सेक्टर के रूप में, मेक इन इंडिया के रूप में आज भी भारत सरकार की पॉलिसी बनते हुए दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा तत्व था महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी का। इसके अलावा महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में ही आपको अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। अपरिग्रह का वो कॉन्सेप्ट जिसे आज आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये महात्मा गांधी की ही ट्रस्टीशिप की अवधारणा से प्रेरित होता हुआ आपको दिखाई देता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि शादी ही ना करो। महात्मा गांधी के नेचर में शादी तो करो ही करो, लेकिन अपनी आत्मिक शक्तियों को कंट्रोल करके रखना चाहिए इंसान को। उसी प्रकार सत्य, तो सत्य को तो सत्य ही होता है, क्योंकि महात्मा गांधी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर आपको देखने के लिए मिलता ही नहीं है।
एक ऐसा परम पुरुष हमें देखने के लिए मिलता है जिसकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं है, जिसके लिए साधन हमेशा पवित्र होते हैं, भले ही उद्देश्य आपको प्राप्त हो या नहीं हो, साधन हमेशा आपके पवित्र होने चाहिए। आज वर्तमान में करप्शन से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें आपको देखने के लिए यहां पर मिलती हैं, तो हमेशा वो साधनों की अपवित्रता के कारण ही देखने के लिए मिलती है। एक व्यक्ति इस प्रकार से भी अमीर बनता है सही साधनों के माध्यम से, एक व्यक्ति दुर्गुणों के माध्यम से भी अमीर बनता है, तो दोनों के साधनों में सबसे बड़ा अंतर होता है। तो महात्मा गांधी के लिए साधन हमेशा से प्रिय है, साध्य उनके लिए प्रिय नहीं है। आज हम पेपरों में भी ये चीजें देखने के लिए मिलते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, करप्शन के माध्यम से पास हो जाते हैं, बहुत सारे हमें ऐसे ज्वलंत मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं। तो महात्मा गांधी का कहना है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर प्रशासन में आ जाए, ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाए, ऐसा व्यक्ति अगर इंजीनियर बन जाए, तो वो देश के लिए सबसे बड़ा पापी ही होगा, वो देश का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला इंसान ही होगा। याद रखिएगा, क्योंकि योग्यता के साथ वहां पर क्वेश्चन मार्क किया जाता है। तो महात्मा गांधी के लिए साधन हमेशा से ही पवित्र हैं। भले ही आप चाहे जितना पढ़ लें, अगर हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब सेलेक्ट हो, अगर किसी कारणवश अगर आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप एक ऐसे बेहतर नागरिक के रूप में निकल करके आते हैं जो समाज का हमेशा कल्याण ही करता है। याद रखिएगा इस चीज को, समाज का हमेशा वो कल्याण ही करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि साधन आपके इतने पवित्र रहे हैं कि आप कभी भी बुरे बन ही नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी और गीता का उपदेश भी इसी प्रकार का है कि कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे महात्मा गांधी साधन के रूप में देखते हैं। फल की चिंता मत करो। आस्तेय, चोरी करना पाप है, तो महात्मा गांधी आस्तेय के फॉर्मेट में भी दिखाई पड़ते हैं आपको, जब वो जमींदारों को भी प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी निजी संपत्ति की अवधारणा को भी स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं, पूंजीपति की निजी अवधारणा को भी स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ अपरिग्रह का एक कॉन्सेप्ट ला करके ये भी बता देते हैं कि आप सोसाइटी का पार्ट हैं और सोसाइटी को वापस करना आप केवल एक ट्रस्टी के रूप में आपको ईश्वर ने भेजा है, क्योंकि सबे भूमि गोपाल की है। इसीलिए पूंजीपतियों, आप स्वेच्छा से ही इतना दान कर दीजिए, आप स्वेच्छा से ही वो सारी चीजें समाज को दे दीजिए जो आपके उपयोग की नहीं है, या जो आपके पास बहुत अधिकांश बहुतायता में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का भी कॉन्सेप्ट है। एक तरफ वो पूंजीपतियों को यहां पर सहयोग देते हैं, तो एक तरफ किसान और मजदूरों और जो भी हमारे इनइक्वालिटी जिस प्रकार से बढ़ रही, तो लोअर सेक्शन को भी सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जिसे आज आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार आज विद्या के रूप में भी देखें, हम शिक्षा के रूप में भी देखें, तो महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षपाती हैं जो आपको कर्मठ बनाए, जो आपके अंदर व्यावसायिकता का पुट बेसिकली स्वीकार करे। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को भी उन्होंने व्यावसायिकता से ही जोड़ करके रखा था। तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपकी लागू की गई है, उसमें क्लास 6 के पश्चात ही वोकेशनल ट्रेनिंग को बेसिकली हमने प्रमोट किया है। तो इसके माध्यम से बेसिकली हम महात्मा गांधी को ही एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आज हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को चलाते हैं, तो बेसिकली वास्तव में महात्मा गांधी को ही एक ट्रिब्यूट देखने के लिए आपको मिलती है। आज हम मेक इन इंडिया को बेसिकली चला रहे हैं, या मुद्रा लोन को आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वास्तव में क्या कहते हैं, ये अंत्योदय के भावना को ही बेसिकली आज जागृत करने का ही प्रयास है। राज्य को हमेशा उन्होंने कल्याणकारी के रूप में देखा था। वैसे तो महात्मा गांधी राज्य के पक्षपाती हमें देखने के लिए ही नहीं मिलते हैं, लेकिन वो असीमित राज्य की परिकल्पना को नकारते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि राज्य के पास असीमित शक्ति नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण को ऊपर सर्वाधिक उनका बल हमको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली आज मैंने आपके साथ फिलहाल महात्मा गांधी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यहां पर डील करने का प्रयास किया है। इस व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना ही अपने आप में बहुत बड़ी विकट स्थिति हमारे लिए क्रिएट कर देता है। हम इसे अपने कोर्सेज में भी, हम इनके चैप्टर को बेसिकली अपने कोर्सेज में भी पढ़ते हैं, तो कोर्सेज में भी कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कि 25-30 घंटे हम केवल महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को ही बेसिकली पढ़ते रह जाते हैं और उसको समझने का ही प्रयास करते हैं। तो फिलहाल आज 2 अक्टूबर के दिन विजयदशमी के इस पावन पर्व के अवसर पर और साथ में महात्मा गांधी जी के भी
खासकर आज तो जन्मतिथि है महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की, हमारे जन्मतिथि है आज। तो सभी महान विभूतियों को मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ और हमेशा कामना करता हूँ कि सत्य की हमेशा ही विजय हो। और बृहदारण्यक उपनिषद का वो उपनिषद भी वो लाइनें भी आपके लिए गुनगुनाता हूं। अस्तो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्माम अमृतगम्या। जी हां, इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हुए हमारे देश की भी तरक्की हो, हमारे समाज की भी तरक्की हो, आप सभी की भी तरक्की हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए ये प्रार्थना भी करता हूं और सेशन को यहीं पर विराम देता हूं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।